हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 9 से लेकर 12th तक एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स का क्वेश्चन और उसके आंसर्स दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0 में जो भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। इसके अलावा DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, EMRS टीजीटी पीजीटी में भी जो क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के पूछे गए हैं सभी दिए हुए हैं। इस बुक में कुल 91 क्वेश्चन पेपर में इकोनॉमिक्स के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 25 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न मानव पूंजी और मानव विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव विकास सूचकांक विकसित करने में वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में शिक्षा के किस पहलू का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्यालयी शिक्षा के माध्य वर्ष 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक और उनके सहयोगी अर्थशास्त्री A.K. सेन व सिंगर हंस ने मानव विकास सूचकांक का विकास किया। यह सूचकांक 3 आयाम और 4 संकेतकों पर आधारित है: दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, शिक्षा और जीवन निर्वाह स्तर। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1946 में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना वर्ष 1946 में अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे को बुनने के लिए की गई थी जो हमारे मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांकों का सूचक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्कूलों में ड्रॉप आउट अनुपात। मानव विकास सूचकांक एक वार्षिक समग्र सूचकांक है जिसे UNDP द्वारा जारी किया जाता है, जो किसी देश में मानव विकास के 3 बुनियादी आयामों जैसे जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ज्ञान और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत से ऊपर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने वर्ष 1990 में मानव विकास सूचकांक प्रस्तुत किया। यह सूचकांक UNDP के अर्थशास्त्री महबूब उल हक, A.K. सेन और सिंगर हंस द्वारा विकसित किया गया था। वर्ष 2023 में भारत की HDI रैंक 132 थी। मानव विकास सूचकांक 3 आयामों स्वास्थ्य की स्थिति, ज्ञान और प्रति व्यक्ति आय पर आधारित है। आगे के प्रश्न भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित 2 कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए कथनों के संबंध में योग्य विकल्प का चयन करें। पहला कथन है, उद्यमों को किए गए भुगतान को ऑपरेटिंग अधिशेष या मिश्रित आय कहा जाता है।
दूसरा कथन है कर्मचारियों को किए जाने वाला भुगतान को कर्मचारियों को दिया जाने वाला मुआवजा कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। पहला और दूसरा दोनों ही सत्य है। कर्मचारियों का मुआवजा एक सांख्यिकी शब्द है। यह किसी कर्मचारी को काम के बदले मिलता है। इसके अंतर्गत वेतन, बोनस, स्वास्थ्य सेवा तथा भत्ते शामिल हैं। परिचालन अधिशेष उद्यमशीलता और संपत्ति से आय का योग है। इसमें शामिल है संपत्ति से आय, किराया, रॉयल्टी और ब्याज, और उद्यमिता से आय, लाभ। अगला प्रश्न है भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 18 दिसंबर 1993 को। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम नामक ऐतिहासिक कानून 18 दिसंबर 1993 को पारित किया गया था। मानवाधिकार को व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकारों के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्र के लोगों के कौशल, विशेषज्ञता और ज्ञान में निवेश को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मानव पूंजी निर्माण। मानव पूंजी निर्माण आंशिक रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है और अंशतः मानव पूंजी को धारण करने वालों के सुविचारित निर्णय का प्रतिफल है। इसे राष्ट्र के लोगों के कौशल, विशेषज्ञता और ज्ञान में निवेश कहा जाता है। इसमें व्यक्ति के कौशल, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी निर्माण में सबसे कम महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अच्छी दोस्ती। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है तब हमें इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। अतः अच्छी दोस्ती मानव पूंजी निर्माण में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है राष्ट्र के लोगों के कौशल, विशेषज्ञता और ज्ञान में निवेश को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मानव पूंजी निर्माण। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे हम मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। यह भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। आगे के प्रश्न भारत में शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय नीति 2020 के संदर्भ में सही नहीं है? पहला है यह प्रवेश एवं निकास के कई अवसर देता है। दूसरा है इसका उद्देश्य अधिकतम वोकेशनल करना है। तीसरा है यह उच्च शिक्षा में अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लागू करता है। चौथा है यह शिक्षा के वैश्वीकरण को हतोत्साहित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए, बी और सी सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में कथन ए, बी और सी सही है, जबकि कथन डी सही नहीं है। एनईपी 2020 वास्तव में शिक्षा के वैश्वीकरण का समर्थन करता है और इसका उद्देश्य वैश्विक शिक्षा परिदृश्य में भारत की उपस्थिति को बढ़ाना है। एनईपी 2020 प्रवेश एवं निकास के कई अवसर देता है। इसका उद्देश्य अधिकतम वोकेशनल करना है तथा यह उच्च शिक्षा में अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लागू करता है। अगला प्रश्न है 6 से 10 आयु वर्ग के कुल बच्चों में से स्कूल जाने वाले बच्चों के अनुपात प्रतिशत को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शुद्ध उपस्थिति अनुपात। आयु वर्ग 6 से 10 वर्ष के सभी बच्चों में से स्कूल जाने वाले बच्चों के अनुपात प्रतिशत को शुद्ध उपस्थिति अनुपात कहते हैं।
अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा विभाग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए है, यह स्कूली शिक्षा में सर्वोच्च राज्य स्तरीय निकाय है। बी है, यह स्कूलों के प्रावधानों और संचालन में शामिल है। सी है, यह सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के निरंतर सुधार के लिए संपूर्ण निगरानी और नीति निर्माण के लिए जिम्मेदार होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल ए और सी सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा विभाग स्कूली शिक्षा में सर्वोच्च राज्य स्तरीय निकाय है। यह सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के निरंतर सुधार के लिए संपूर्ण निगरानी और नीति निर्माण के लिए जिम्मेदार होगा। यह स्कूलों के प्रावधान और संचालन में शामिल न होकर यह स्कूलों के विनियमन, मार्गदर्शन, वित्त पोषण, संसाधन उपलब्ध कराना और जवाबदेही व गुणवत्ता का आश्वासन सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार द लैंग्वेज ऑफ इंडिया परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला है, यह कक्षा 6 से 8 तक के लिए होगा। दूसरा है, यह मूल्यांकन का हिस्सा होगा। तीसरा है, इसमें छात्र सभी प्रमुख भाषाओं में आम तौर पर बोले जाने वाले वाक्यांशों और वाक्यों को बोलना सीखेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल तीसरा सत्य है। एनईपी 2020 के अनुसार द लैंग्वेज ऑफ इंडिया परियोजना के तहत छात्र सभी भाषाओं में आमतौर पर बोले जाने वाले वाक्यांशों और वाक्यों को बोलना सीखेंगे। यह कक्षा 6 से 8 तक सीमित न होकर सभी कक्षाओं में क्रियान्वित किया जाएगा और इस बात का कोई संकेत नहीं है कि परियोजना मूल्यांकन का हिस्सा होगी, बल्कि इसका ध्यान सांस्कृतिक आदान प्रदान और भाषा प्रशंसा पर है। अगला प्रश्न है, देश भर में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एनईपी 2020 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रस्तावित किया गया है? ए है, केवल हिंदी भाषा में मनोरंजक एवं प्रेरणादायक पुस्तकों का विकास। दूसरा है, सार्वजनिक एवं विद्यालय पुस्तकालयों की स्थापना। सी है, डिजिटल पुस्तकालयों का विकास। और डी है, राष्ट्रीय पुस्तक प्रोत्साहन नीति का गठन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बी, सी और डी। देश भर में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एनईपी 2020 द्वारा प्रस्तावित किया गया तरीका क्रमशः सार्वजनिक और विद्यालय पुस्तकालयों की स्थापना, डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना, राष्ट्रीय पुस्तक प्रोत्साहन नीति का गठन और बाल साहित्य को बढ़ावा देना व लेखकों, प्रकाशकों और साहित्यिक संगठन के साथ सहयोग है। जबकि इसमें केवल हिंदी ही नहीं बल्कि अन्य सभी भाषाओं में गठन सामग्री को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ए है, यह पहली नीति है जो राष्ट्रीय स्तर पर मध्याह्न भोजन के अलावा नाश्ता भी उपलब्ध कराने की बात करती है। बी है, यह विद्यालयी शिक्षा को 5+3+3+4 प्रणाली के रूप में संशोधित और पुनर्गठित करता है। सी है, यह अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में संस्कृत को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल ए और बी सही है। एनईपी 2020 यह पहली नीति है जो राष्ट्रीय स्तर पर मध्याह्न भोजन के अलावा नाश्ता भी उपलब्ध कराने की बात करती है और यह विद्यालयी शिक्षा को 5+3+3+4 प्रणाली के रूप में संशोधित और पुनर्गठित करता है। यह संस्कृत के साथ अन्य भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, न कि केवल संस्कृत को बढ़ावा देने पर। अगला प्रश्न है, स्कूल तैयारी मॉड्यूल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ए है, यह ग्रेड प्रथम के सभी छात्रों के लिए है। दूसरा है, यह 3 महीने की अवधि के लिए है। तीसरा है, इसकी मानकीकरण करने के लिए एनसीईआरटी द्वारा केंद्रीय मोड पर ही विकसित किया जाएगा।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल ए और बी सही है। एनईपी 2020 के तहत स्कूल तैयारी मॉड्यूल ग्रेड 1 के सभी छात्रों के लिए है। यह 3 महीने की अवधि के लिए है। इसका मानकीकरण करने के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के द्वारा केंद्रीय मोड पर विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी 2020 के संबंध में सही कथन। ए है, आधारभूत चरण में 5 वर्ष की लचीली बहुस्तरीय और खेल गतिविधि आधारित शिक्षा शामिल है। बी है, आधारभूत चरण को आगे विभाजित किया गया है 3 भाग में। पहला है वर्ष प्री स्कूल, दूसरा है वर्ष प्री प्राथमिक स्कूल और 2 साल तक प्राथमिक स्कूल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों सही है। एनईपी 2020 के तहत आधारभूत चरण में 5 वर्ष की लचीली बहुस्तरीय और खेल गतिविधि आधारित शिक्षा शामिल है। इसके अंतर्गत आधारभूत चरण को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है 1 वर्ष का प्री स्कूल, दूसरा है 2 वर्ष प्री प्राथमिक स्कूल और तीसरा है 2 साल तक प्राथमिक स्कूल ग्रेड 3 तक। अगला प्रश्न है, प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम सामग्री को कम करके एनईपी 2020 निम्नलिखित के लिए जगह बनाना चाहता है। पहला है आलोचनात्मक चिंतन आधारित शिक्षण, दूसरा है पूछताछ आधारित शिक्षा, तीसरा है चर्चा आधारित शिक्षण और चौथा है विश्लेषण आधारित शिक्षण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल ए, बी और डी। एनईपी 2020 प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम को कम करके आलोचनात्मक आधारित चिंतन, पूछताछ आधारित चिंतन और विश्लेषण आधारित शिक्षण को बढ़ाना चाहता है। यद्यपि चर्चा आधारित शिक्षण सहयोगात्मक शिक्षण का एक पहलू है, लेकिन इसे एनईपी 2020 में प्राथमिक फोकस क्षेत्र के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 का लक्ष्य है। पहला है सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करना। बी है शिक्षा के सभी स्तरों पर ड्रॉप आउट दर में कमी लाना। सी है केवल स्कूली शिक्षा का पुनर्गठन करना लेकिन उच्च शिक्षा का नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल ए और बी सही है। एनईपी 2020 का उद्देश्य सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षा के सभी स्तरों पर ड्रॉप आउट दरों में कमी लाना और न केवल स्कूली शिक्षा का पुनर्गठन करना बल्कि उच्च शिक्षा को भी पुनर्गठित करना है। अगला प्रश्न है, विशेष शिक्षा का संबंध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विकलांगों के लिए शिक्षा से। विशेष शिक्षा का तात्पर्य विकलांग छात्रों के लिए डिज़ाइन किए गए शैक्षिक कार्यक्रम और सेवाएं जैसे शारीरिक विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता और सीखने के अयोग्यता इत्यादि के लिए अनुकूलित, निर्देशित और समावेशी शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है, अनुभवात्मक शिक्षा में शामिल है। पहला है कला संगठित शिक्षण, दूसरा है प्रायोगिक शिक्षण और तीसरा है खेल संगठित शिक्षण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए, बी और सी सभी। अनुभवात्मक शिक्षा में शामिल प्रमुख घटक कला संगठित घटक, प्रायोगिक शिक्षण और खेल संगठित शिक्षण व परियोजना आधारित शिक्षण इत्यादि शामिल हैं। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 के संदर्भ में सही विकल्प को चुनें। पहला है परख छात्रों के सीखने के स्तर का आकलन करने हेतु एक नया प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। बी है दीक्षा ई लर्निंग हेतु प्रौद्योगिकी आधारित मंच है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों सही है।
एनईपी 2020 से संबंधित प्रमुख पहले जो क्रमशः परख छात्रों के सीखने के स्तर का आकलन करने हेतु एक नया प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है और दीक्षा ई लर्निंग हेतु प्रौद्योगिकी आधारित मंच है। अन्य पहल इससे जुड़े निपुण और विद्यासारथी हैं। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी अपनी गलतियों से ही सीखता है। यह कथन निम्नलिखित में से किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, परीक्षण एवं त्रुटि विधि। एक विद्यार्थी अपनी गलतियों से ही सीखता है। यह कथन परीक्षण एवं त्रुटि विधि के शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे के लिए प्रेरणा का कारक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अभ्यास। अभिप्रेषण को कुछ करने या किसी लक्ष्य तक पहुंचने की इच्छा के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक बच्चे के लिए प्रेरणा का कारक प्रशंसा, प्रोत्साहन और पुरस्कार है, जबकि अभ्यास प्रेरणा संबंधी कारक नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्र डैश का अध्ययन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षण विधि। शिक्षा शास्त्र शिक्षा विधि का अध्ययन है। यह उन सिद्धांतों के समूह को संदर्भित करता है जो शिक्षण अधिगम के दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिशु की भावना को नहीं दर्शाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सहनशीलता। शिशु की भावना को सहनशीलता नहीं दर्शाता है, जबकि दुख, जिज्ञासा और प्रसन्नता शिशु की भावना को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, निपुण भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए है, इस मिशन की शुरुआत 5 जुलाई 2021 को की गई। बी है, इस मिशन का लक्ष्य बाल वाटिका से 9 वर्ष की आयु तक की आधारभूत साक्षरता एवं अंक ज्ञान विकसित करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। निपुण भारत योजना का शुभारंभ तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने किया था। निपुण भारत की शुरुआत 5 जुलाई 2021 में की गई थी। निपुण भारत योजना का पूरा नाम नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी है। इस मिशन के माध्यम से कक्षा 3 तक के छात्रों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक का ज्ञान प्रदान किया जाएगा। इसके लिए सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में इस मिशन के अंतर्गत सहयोग दिया जाएगा। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत सभी बच्चे जो कक्षा 3 में पढ़ रहे हैं उन्हें कक्षा के अंत तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक में निपुण बनाना है, जिससे उन्हें वर्ष 2026-27 तक पढ़ने, लिखने व अंक गणित करने की क्षमता आ सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी साक्षरता दर की सही अभिव्यक्ति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7 वर्ष और अधिक आयु के साक्षर व्यक्तियों की संख्या इंटू 100 अपॉन 7 और अधिक आयु की जनसंख्या। भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना वर्ष 7 या उससे अधिक आयु के साक्षर व्यक्तियों की कुल संख्या को 7 वर्ष और उससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या से विभाजित करके और इसे 100 से गुणा करके की जाती है। प्रभावी साक्षरता दर इज इक्वल्स टू 7 वर्ष या अधिक आयु के साक्षरों की कुल संख्या अपॉन 7 वर्ष और अधिक आयु की कुल संख्या इंटू 100। अगला प्रश्न है, साक्षरता दर की सही व्याख्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। भारत में उस व्यक्ति को साक्षर माना जाता है जो 7 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी कर चुका हो और समझ के साथ पढ़ना लिखना जानता हो। साक्षरता दर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की साक्षर जनसंख्या को उसी आयु वर्ग की कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। आगे के प्रश्न भविष्य की संभावनाओं से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत सरकार द्वारा लोगों के नौकरी पाने एवं उद्यमशील बनने के उद्देश्य से उनमें क्षमताओं का विकास करने के लिए जिस मिशन की शुरुआत की गई वह है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्किल इंडिया, कौशल भारत। भारत सरकार द्वारा लोगों को नौकरी पाने और उद्यमशील बनने के उद्देश्य से उनमें क्षमताओं का विकास करने के लिए कौशल भारत मिशन की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई। इसे बढ़ावा देने और जागरूकता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में देश में इस कार्यक्रम का चौथा संस्करण प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 चल रहा है। अगला प्रश्न है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पर्यावरण के संरक्षण के महत्व का। भारत में आईटी इसका एक ज्वलंत उदाहरण पर्यावरण संरक्षण में इसके महत्व से है। पर्यावरण संरक्षण में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख आईटी प्रणाली जैसे जीआईएस, भौगोलिक सूचना प्रणाली, रिमोट सेंसिंग, डिजिटल मैपिंग, ड्रोन, जीपीएस, ट्रैकिंग सिस्टम, उपग्रह और कृत्रिम बुद्धिमत्ता इत्यादि है। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग पर्यावरण अध्ययन, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और हमारे शहरों और जीवन को अधिक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बनाने में गेम चेंजर हो सकती है। अगला प्रश्न है, NHFS का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे। NHFS का पूर्ण रूप राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण है। इसका कार्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और अन्य एजेंसियों द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर आवश्यक डेटा प्रदान करना है। अब तक 5 NHFS दौर का गठन किया जा चुका है, जिसमें NHFS 1 वर्ष 1992-93 में और NHFS 5 वर्ष 2019-20 में गठित किया गया है, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्र में उभरते मुद्दों पर उच्च गुणवत्ता वाले डेटा प्रदान करता है। आगे के प्रश्न ग्रामीण क्षेत्रकों में साख और विपणन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक प्रमुख वित्तीय अंतर्वेशन पहल स्वाभिमान को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फरवरी 2011 में। एक प्रमुख वित्तीय अंतर्वेक्षण पहल स्वाभिमान को औपचारिक रूप से फरवरी 2011 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया। स्वाभिमान योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाना था। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संघाई, चीन। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई, चीन में है। एनडीपी की स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी। इसे पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था। इस बैंक की स्थापना का विचार दिल्ली में आयोजित चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2012 में भारत द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, उस सहकारी समिति का नाम बताइए जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दर पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मदर डेयरी। भारत में विशेषकर देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सहकारी समितियां निर्धन लोगों की खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध व सब्जियां उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में कृषि साख समितियों का निम्न स्तर कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राथमिक कृषि साख समिति। प्राथमिक कृषि साख समितियां जमीनी स्तर की संस्थाएं हैं और उनकी सदस्यता में व्यक्तिगत किसान, कारीगर और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के सदस्य शेयर धारक के रूप में शामिल हैं। वे संघीय अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना के सबसे निचले स्तर का निर्माण करते हैं, जबकि जिला सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक उनके ऊपरी स्तर पर हैं।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कृषि विपणन व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।